हे गाइस, मैं हूं एकलव्य। हम लोग आज कॉजेटिव वर्ब पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग कॉजेटिव वर्ब के स्ट्रक्चर 3 पर आधारित कुछ वाक्यों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हम लोगों ने कॉजेटिव वर्ब के दूसरे स्ट्रक्चर में भी हैव का प्रयोग और गेट का प्रयोग देखा है। इस तीसरे स्ट्रक्चर में भी हम लोग हैव का और गेट का प्रयोग करेंगे। दूसरे स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हैव के बाद वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता था बिना टू का, और गेट के बाद वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता था टू सहित। लेकिन इस तीसरे स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि हैव और गेट के बाद वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग होता है। हम लोगों ने पहले स्ट्रक्चर में देखा था कि किसी भी वाक्य का अनुवाद दो प्रकार से करते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि किसी भी वाक्य का अनुवाद हम लोग दो प्रकार से करते हैं। इस तीसरे स्ट्रक्चर में भी हम देखेंगे कि किसी भी वाक्य का अनुवाद हम लोग दो प्रकार से करते हैं। तो पहला प्रकार हम लोग देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैव आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है। दूसरे प्रकार में देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद गेट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है। इस तीसरे प्रकार के स्ट्रक्चर में जो हिंदी में वाक्य होता है, पहले ऑब्जेक्ट के साथ या तो को लगा रहता है या को का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, अर्थात कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ रहता है, या का चिन्ह लगा रहता है, या की का चिन्ह लगा रहता है, या के का चिन्ह लगा रहता है। अब हम लोग यह देखें कि इस पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं, इस पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग ढूंढते कैसे हैं, इस पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग खोजते कैसे हैं। जब भी हम लोग हिंदी के वाक्यों के क्रिया में या वर्ब में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो यह पहला ऑब्जेक्ट मिलता है, या हिंदी के वाक्यों में क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करते हैं तो यह ऑब्जेक्ट मिलता है, या हिंदी के वाक्यों के क्रिया में किसका लगाकर प्रश्न करते हैं तो यह ऑब्जेक्ट मिलता है, या आप हिंदी के वाक्यों के वर्ब में या क्रिया में किसकी लगाकर या किसके लगाकर प्रश्न करते हैं तो भी यह ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। इस तीसरे प्रकार के स्ट्रक्चर में कुछ बातों पर हम लोग ध्यान दें। जब दो व्यक्ति या वस्तु प्रकट रहता है, तीसरा छिपा रहता है। पहला और तीसरा प्रकट रहता है जब तीन व्यक्तियों या वस्तुओं में से दो हों। यहाँ इसका अर्थ यह हुआ कि तीन व्यक्ति हमको समझ में लगता है लेकिन प्रकट दो ही रहता है। इसमें दो स्थितियां आती हैं। तो पहली स्थिति को हम लोग देखें, पहला प्रेरित करने वाला दूसरे को प्रेरित करता है और दूसरा ही प्रेरित होकर क्रिया करता है। क्रिया का फल तीसरे वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है। यहाँ पहला जिस दूसरे को प्रेरित करता है वह दूसरा ही छिपा हुआ रहता है। इस पहली स्थिति में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। इस पहली स्थिति में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दूसरा ही प्रेरित होकर क्रिया करता है और दूसरा ही छिपा हुआ रहता है। तीसरे स्ट्रक्चर पर आधारित कुछ वाक्यों का अनुवाद हम लोग देखें। नंबर 1, वह पत्र लिखवाता है। यहाँ पहला आदेश पाने वाला दूसरा व्यक्ति गायब है। इस सेंटेंस में देखिए, पहला व्यक्ति वह किसी दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है, किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करता है, और वह दूसरा व्यक्ति पत्र लिखने का काम करता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति इस सेंटेंस में कहीं भी नहीं है। अब जब हम इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं तो हमको 2-3 बातों पर ध्यान देना पड़ता है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा एक संज्ञा ऐसा है जिसके साथ कोई भी चिन्ह लगा हुआ नहीं है, कोई भी विभक्ति लगा हुआ नहीं है। लेकिन यदि आप चाहें तो पत्र के साथ को लगा सकते हैं। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही गेट्स ए लेटर रिटन या ही हैज ए लेटर रिटन। यदि इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा रहता जिसके साथ से लगा हुआ रहता तो इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते। अब दूसरा वाक्य देखिए, वह मुझे पिटवाता है। यहाँ पहला से प्रेरित होने वाला दूसरा व्यक्ति गायब है। इस वाक्य में देखिए, पहला व्यक्ति वह जिस दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करता है, वह दूसरा व्यक्ति क्रिया करता है,
लेकिन वह दूसरा व्यक्ति इस सेंटेंस में गायब है, वह दूसरा व्यक्ति कहीं नहीं है, और वह दूसरा व्यक्ति जिस तीसरे व्यक्ति मुझे को पीटता है वह मुझे तीसरा व्यक्ति यहाँ मौजूद है। यानी दूसरा व्यक्ति क्रिया तो करता है लेकिन इस सेंटेंस में नहीं है। इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। जब इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद हम लोग तीसरे स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं तो इसमें 2-3 बातों का ध्यान हमको रखना पड़ता है। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ को जुड़ा हुआ है। आप मुझे को मुझको भी लिख सकते हैं। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग तीसरे स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही गेट्स मी बीटन या ही हैज मी बीटन। यदि इस वाक्य में एक सर्वनाम ऐसा होता जिसके साथ से लगा होता तो इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते। दूसरी स्थिति देखें, पहला प्रेरित करने वाला दूसरे को प्रेरित करता है, और दूसरा प्रेरित होकर तीसरे को प्रेरित करता है, और तीसरा प्रेरित होकर अंतिम क्रिया करता है। यहाँ पहला जिस दूसरे को प्रेरित करता है वह दूसरा ही छिपा हुआ रहता है। दोनों ही स्थितियों में गेट या हैव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। यहाँ पहला प्रेरित करने वाला क्रिया करने में संलिप्त नहीं रहता है। पहली स्थिति में भी और दूसरी स्थिति में भी पहला प्रेरित करने वाला क्रिया करने में संलिप्त नहीं रहता है। पहली स्थिति में दूसरा क्रिया करता है और इस दूसरी स्थिति में तीसरा प्रेरित होकर अंतिम क्रिया करता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरी स्थिति में कुछ वाक्यों का अनुवाद देखें। नंबर 1, आप मुझको हंसवाते हैं। यहाँ तीनों में से पहला आदेश पाने वाला गायब है। इस वाक्य में देखिए, आप किसी दूसरे को आदेश देता है, किसी दूसरे को प्रेरित करता है, और दूसरा क्रिया यहाँ नहीं करता है। दूसरा प्रेरित होकर तीसरे को प्रेरित करता है और तीसरा क्रिया करता है। यहाँ तीसरा व्यक्ति है मुझको हंसने का काम करता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग तीसरे स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे, और जब हम तीसरे स्ट्रक्चर के आधार पर किसी वाक्य का अनुवाद करते हैं तो उसमें 2-3 बातों का हम ध्यान रखते हैं। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ को जुड़ा हुआ है। यदि इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा होता जिसके साथ से जुड़ा होता तो हम इस वाक्य का अनुवाद दूसरे स्ट्रक्चर के आधार पर करते, लेकिन इस वाक्य में एक सर्वनाम ऐसा है मुझको जिसके साथ को जुड़ा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू गेट मी लाफ्ट या यू हैव मी लाफ्ट। नंबर 2, वह तुम्हें चलवाता है। यहाँ तीनों में से पहला आदेश पाने वाला गायब है। इस वाक्य में देखिए, वह प्रेरित करता है दूसरे व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति यहाँ है ही नहीं, दूसरा व्यक्ति गायब है, और दूसरा व्यक्ति यहाँ क्रिया नहीं करता है। पहली स्थिति होती तो दूसरा व्यक्ति ही क्रिया करता, लेकिन यहाँ दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति तुम्हें को प्रेरित करता है और तुम्हें चलने का काम करता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। लेकिन जब भी हम किसी वाक्य का थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर अनुवाद करते हैं तो हम उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सब्जेक्ट के अलावा यहाँ एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ को लगा हुआ है। यहाँ तुम्हें को आप तुमको भी लिख सकते हैं। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही गेट्स यू वॉक्ड या ही हैज यू वॉक्ड। प्रेजेंट सिंपल में कुछ वाक्यों को देखें। नंबर 1, तुम अपना काम मुफ्त में करवाते हो। इस वाक्य में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सब्जेक्ट के अलावा एक संज्ञा काम ऐसा है जिसके साथ को जुड़ा हुआ है। आप चाहें यहाँ तो आप लिख सकते हैं, तुम अपने काम को मुफ्त में करवाते हो। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू गेट योर वर्क डन फ्री ऑफ कॉस्ट या यू हैव योर वर्क डन फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर 2, वह हर सप्ताह एक पत्र लिखवाता है। इस सेंटेंस में देखिए, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात,
यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक संज्ञा पत्र ऐसा है जिसके साथ को का चिन्ह छिपा हुआ है, यानी यहाँ कोई भी चिन्ह लगा हुआ नहीं है। यदि आप चाहें तो पत्र के साथ को लगाकर इस वाक्य को बोल सकते हैं, वह हर सप्ताह एक पत्र को लिखवाता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही हैज ए लेटर रिटन एवरी वीक या ही गेट्स ए लेटर रिटन एवरी वीक। नंबर 3, वह मेरा कमरा साफ करवाती है। इस सेंटेंस में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस सेंटेंस में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सब्जेक्ट के अलावा मेरा कमरा एक ऐसा संज्ञा है जिसके साथ को जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, वह मेरे कमरा को साफ करवाती है। इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। सी हैज माई रूम क्लीन्ड या सी गेट्स माई रूम क्लीन्ड। नंबर 4, तुम कभी कभी अपना बाल कटवाते हो। इस वाक्य में देखिए, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक संज्ञा अपना बाल ऐसा है जिसके साथ को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, तुम कभी कभी अपने बाल को कटवाते हो। इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू सेल्डम गेट योर हेयर कट या यू सेल्डम हैव योर हेयर कट। नंबर 5, तुम नालों की सफाई करवाते हो। इस वाक्य में देखिए, पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा एक संज्ञा नालों ऐसा है जिसके साथ की का चिन्ह जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने सीखा था, यदि को का भी चिन्ह हो या कोई चिन्ह नहीं हो या का या के या की में से कोई भी चिन्ह हो तो हम इस वाक्य का अनुवाद तीसरे स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। तो इस वाक्य में हम लोगों ने दो बातों को ध्यान दिया। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक संज्ञा ऐसा है जिसके साथ की का चिन्ह जुड़ा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू गेट द ड्रेन्ज क्लीन्ड या यू हैव द ड्रेन्ज क्लीन्ड। नंबर 6, मैं लोगों की भलाई के लिए कुएं खुदवाता हूं। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक संज्ञा कुएं ऐसा है जिसके साथ को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो इस सेंटेंस को आप बोल सकते हैं, इस सेंटेंस को आप लिख सकते हैं, मैं लोगों की भलाई के लिए कुएं को खुदवाता हूं। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई हैव वेल्स डग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल या आई गेट वेल्स डग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आप इस पीपल को पीपुल ना पढ़ें। हम लोग बिहार के अधिकांश छात्र इस पीपल को पीपुल पढ़ते हैं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। नंबर 7, तुम किसी को ठगवाते हो। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ को का चिन्ह जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू गेट एनीवन चीटेड या यू हैव एनीवन चीटेड। नंबर 8, मैं अपनी साइकिल प्रतिदिन साफ करवाता हूं। इस सेंटेंस में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक नाउन अपनी साइकिल ऐसा है जिसके साथ को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो इस वाक्य को लिख सकते हैं, मैं अपनी साइकिल को प्रतिदिन साफ करवाता हूं। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई गेट माई बाइसिकल क्लीन्ड एवरी डे या आई हैव माई बाइसिकल क्लीन्ड एवरी डे। इस वाक्य में देखिए, एक साइकिल शब्द का प्रयोग हुआ है। हम लोग बिहार के अधिकतर छात्र इसे साइकिल पढ़ते हैं। साई माने हमारे बिहार में पति होता है और किल माने कांटी होता है। तो आप किसी लड़की के पति को, आप किसी लड़की के साई को किल ना ठोकें, इसीलिए आप साइकिल ना बोला करें, इसे आप साइकिल बोलें। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें।
नहीं तो जब आप साइकिल कहेंगे तो लड़की के दिल पर हो सकता है चोट पहुंचे। नंबर 9, हम लोग अपना घर प्रतिवर्ष रंगवाते हैं। इस वाक्य में देखिए, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस वाक्य में यह है कि यहाँ सब्जेक्ट के अलावा अपना घर संज्ञा ऐसा है जिसके साथ को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो इस वाक्य को बोल सकते हैं, हम लोग अपने घर को प्रतिवर्ष रंगवाते हैं। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, वी गेट आवर हाउसेज पेंटेड एवरी ईयर, या वी हैव आवर हाउसेज पेंटेड एवरी ईयर। नंबर 10, मैं उसको पिटवाता हूं। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी बात, मैं सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ को जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे, आई गेट हिम बीटन या आई हैव हिम बीटन। नंबर 11, मैं उस लड़की को लिखवाता हूं। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा एक संज्ञा लड़की ऐसा है जिसके साथ को का चिन्ह जुड़ा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, आई गेट दैट गर्ल रिटन या आई हैव दैट गर्ल रिटन। नंबर 12, तुम उस लड़की को तंग करवाते हो। इस वाक्य में पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा एक संज्ञा लड़की ऐसा है जिसके साथ को जुड़ा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, यू गेट दिस गर्ल वेक्स्ड या यू हैव दिस गर्ल वेक्स्ड। इस स्ट्रक्चर में इस बात का भी ध्यान रखें कि को जुड़ा हुआ है या को छिपा हुआ है, या का लगा हुआ है या की लगा हुआ है या के लगा हुआ है। इस बात में आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो, को कैसे समझेंगे लगा हुआ है, का कैसे समझेंगे लगा हुआ है, की कैसे समझेंगे लगा हुआ है, तो इसका अनुवाद हम थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, सेंटेंस में जो क्रिया है पिटवाता या लिखवाता या करवाते, इस क्रिया में आप क्या लगाकर प्रश्न करें, या आप किसको लगा के प्रश्न करें, या आप किसका लगाकर प्रश्न करें, या आप किसकी लगाकर प्रश्न करें, या आप किसके लगाकर प्रश्न करें। यदि इसका उत्तर आपको मिलता है और इस सेंटेंस में वह उत्तर है, तो आप इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर पर करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ हम लोग कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस को देखें। इंपेरेटिव सेंटेंस को आदेश सूचक वाक्य भी कहा जाता है, इसको ऑर्डर भी कहा जाता है, इसको कमांड भी कहा जाता है। और हम लोग टेंस के सीरीज में सीख चुके हैं कि जब भी कोई वाक्य आदेश सूचक हो तो उसमें एक सब्जेक्ट अपने मन से आई जोड़ दें, और तब उस सेंटेंस का अनुवाद आप प्रेजेंट सिंपल में कर लें, और फिर उस सेंटेंस में से आई सब्जेक्ट को हटा दें, आपको इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो हम लोग कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस देखें। नंबर 1, कृपया इस पत्र को अभी लिखवा दें। इस वाक्य में देखिए, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ इस पत्र ऐसा है जिसके साथ को का विभक्ति लगा हुआ है। इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, प्लीज गेट दिस लेटर रिटन नाउ या प्लीज हैव दिस लेटर रिटन नाउ। इस सेंटेंस में देखिए, गेट से पहले और हैव से पहले सब्जेक्ट का कहीं अता पता नहीं है। नंबर 2, कृपया यह काम तुरंत करवा दो। इस सेंटेंस में देखिए, क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं, और एक संज्ञा यह काम ऐसा है जिसके साथ को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, कृपया इस काम को तुरंत करवा दो। इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, प्लीज गेट दिस वर्क डन एट वंस या प्लीज हैव दिस वर्क डन एट वंस।